कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्या ऐसा हो सकता है नहीं। कि कोई भी केमिकल चाहे कितनी अमाउंट में आपके शरीर के अंदर जाए वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। हो ही नहीं सकता जी। ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा जरूर, चाहे वो थोड़ा ही पहुंचाए, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाएगा। और जब आप उस केमिकल को एक दिन इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये मान भी लूं कि हमारा शरीर रिकवर कर जाएगा, 2 दिन इस्तेमाल करते हैं रिकवर कर जाएगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना केमिकल अंदर चला गया? परमिसेबल लिमिट से कम गया, ज्यादा गया, या 10 गुना गया या 20 गुना गया? जब आप SLS को खा भी रहे हो, आप उसको लगा भी रहे हो, आप अपने बर्तनों में भी लगा रहे हो, तो वो परमिसेबल लिमिट कहां रहेगी? सरकार ये कहती है कि इतनी परमिसेबल लिमिट हमने मान ली। परमिसेबल लिमिट साबुन के लिए होगी, शैम्पू के लिए होगी, टूथपेस्ट के लिए होगी, बर्तनों पे जब आप बार इस्तेमाल करते हो उसके लिए होगी। जब आप इन सब चीजों को क्यूमुलेटिव कर देते हैं तो परमिसेबल लिमिट रह जाती है? नहीं रहती। क्लियर है जी। तो कहने का मतलब है, जब आप सुबह उठे और आपने की तो अपना केमिकल, अपना शुरुआत करिए केमिकल ले जाने को। ये एक केमिकल के बारे में बता रहा हूं। आपकी टूथपेस्ट के, आपके साबुन के, आपके शैम्पू के पीछे जितने भी केमिकल लिखे हुए हैं उनके नाम, उनका नाम लिखना और उस पे लिखना कि इज इट कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि क्या वो कैंसर पैदा कर सकता है। जैसे SLS लिखा तो SLS लिख के इज SLS कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक CARCINOGIC, कार्सिनोजेनिक मतलब क्या ये कैंसर पैदा कर सकता है? तो आपको पता लग जाएगा। और मैं ये कहूंगा कि ये काम आप अपने बच्चों से करवाना, आप खुद मत करना। ये काम आप अपने बच्चों से करवाना, उनकी भी आंखें खुले। तो हो गया तय कि सुबह उठ के टूथपेस्ट की या हम नहाए तो हम किससे नहाए? केमिकल से नहाए। और अपने अंदर वो केमिकल लेंगे जिनसे कैंसर तक की बीमारी होती है। आयुर्वेद में 148 बीमारियां हैं, जिसमें 148वें नंबर पे आता है कैंसर। 148वें नंबर पे उसको कर्क रोग बोलते हैं। मतलब अगर वो ये काम कर सकता है, अगर वो केमिकल कैंसर पैदा कर सकता है, तो उसके लिए लीवर को फेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए मैं यहां से गाड़ी चला कर चंडीगढ़ जा सकता हूं, तो आप मेरे को ये कहो कि आपको डेली यहां से लेकर सोनीपत जाना है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी होगी, कुछ भी नहीं है। तो जो कैंसर पैदा कर सकता है वो लीवर फेल कैसे कर देगा? वो चुटकियों में कर देगा। किडनी फेल कैसे करेगा? चुटकियों में कर देगा। कुछ अगर मैं गलत कहूं या जैसे इन्होंने सवाल पूछ लिया है एकदम से, तो पूछ लेना, मैं आपके बेटे की तरह हूं, आपके भाई की तरह। तो हमने क्या किया, सुबह उठते ही ये खा लिया। उसके बाद आज पब्लिक ऐसी हो गई है कि सुबह फ्रेश नहीं हुआ जाता चाय के ऊपर, और मेरे घर में भी है समस्या। मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या मेरे घर में भी नहीं है, मेरे घर में भी है समस्या है। लेकिन जब आप सुबह उठकर चाय पीते हैं तो क्या होता है? शराब से ज्यादा बड़ा नशा है चाय का। शराब वैसे ही बदनाम है, चाय वालों ने बड़े बड़े वो कर दिए। अंग्रेज जब आए तो शराब बाद में लेके आए, तो चाय पहले लेके आए। उन्होंने शराब को इतना प्रमोट नहीं किया था जितना चाय को प्रमोट किया था। जो प्रमोशन किया वो चाय का ज्यादा किया था। किसी भी चाय के पैकेट के पीछे आपको देख लेना, ये लिखा होगा कैफीन। अब मुझे कैफीन के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। अब आप गूगल पर कैफीन लिखो या गूगल पर ये लिखो कैफीन इज हार्मफुल या कैफीन के साइड इफेक्ट, तो अपने आप पता लग जाएगा। अब आप इसके बाद ये हो सकता है ये कहोगे कि जब ये चीजें बोल रहे हैं तो इनके विकल्प क्या हैं, इनके ऑल्टरनेटिव क्या, उस पर भी आएंगे। लेकिन अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। जब इस देश में हर साल 15 लाख कैंसर से मर जाते हैं,
जब इस देश को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है कि इस देश में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज हैं, ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूं 10 करोड़, अनऑफिशियल 12-15 कितने कुछ नहीं पता। जब इस देश में हर साल लाखों लोग टीबी से ग्रस्त आते हैं, टीबी को एक पेंडेमिक महामारी के रूप में देखा जा रहा है, कैंसर को महामारी के रूप में देखा जा रहा है, आज इस देश में सबसे ज्यादा हार्ट डिजीजेस हैं, हार्ट डिजीजेस, दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी है, बीपी आगे चलकर क्या करता है, स्टेंट डलेगा, उसके बाद क्या होगा, अटैक आना ही आना है, 5-10 साल में आएगा ही आएगा। ये वो देश है जिसमें अगर बुखार होता था तो गांव वाले उस घर में जाके पूछते थे, अच्छा क्या हाल है, बुखार हो गया। और आज इस देश में हालात ये है कि ये हो गया है हालात, ये गांव में तो कैंसर है, कहने का मतलब उस गांव में हर घर में कैंसर है। आपके दिल्ली में ऐसे गांव है, दिल्ली में ऐसे गांव है, यूपी में ऐसे गांव है, पंजाब में ऐसे गांव है। कैंसर ट्रेन के बारे में पता होगा जी। भटिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, गूगल कर लेना, लिख लो कैंसर ट्रेन। भटिंडा से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, उसका नाम तो कुछ एक्सप्रेस वगैरह है, लेकिन उसमें क्या है, सिर्फ कैंसर के मरीज जाते हैं, तो उसका नाम कैंसर ट्रेन कर दिया। अब आप गूगल पे सर्च करोगे कैंसर ट्रेन तो वही आएगी, वो आपको टाइम टेबल बता देगा। चाय में कैफीन के बारे में बता दिया, और जितने भी केमिकल होते हैं वो भी कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर पैदा करते हैं। और मैंने बता दिया कि शराब से बड़ा नशा है। एक एक चीज बता रहा हूं, मुझे लगता है काफी होगी एक एक चीज, क्योंकि इतना समय नहीं है, ये एक्चुअली 2-3 घंटे का सेशन होता है, लेकिन हमें 1 घंटे में थोड़ा सा वो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। पहली बात तो खाने में कोई सिस्टम ही नहीं है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। अच्छा, जो मैं ये बात बोलूंगा, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% मैं उन बातों को मानता हूँ अपने जीवन में, लेकिन मैं जो बातों को मानता हूँ अपने जीवन में वही मैं लोगों को बताता हूँ। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हुई है, उससे पूछ लेना, ठीक है। अब मैंने बोला कि चाय खराब है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि मैं चाय पीता हूँ या नहीं पीता। हाँ, चलो उन्होंने बोल मेरे साथ जी, हाँ ये पीती है, वो खुद ही बता देंगे, वो भी झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो भी झूठ नहीं बोलेंगे। क्या चाय से कम नुकसानदायक है, वाइन पी लेते हो? नहीं, मैं शराब नहीं पीता, ना मैं शराब पीता, ना मैं सिगरेट पीता, मैं किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करता। मैंने 2015 में कोल्ड ड्रिंक पी थी, उसके बाद शायद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद अब आप लिख लो कोल्ड ड्रिंक, सूप पीता हूँ। हाँ, अच्छा, एक अब कोल्ड ड्रिंक लिख लो। आपकी बॉडी का पीएच 7 होता है जी। पानी बहन मेरे बारे में नहीं जानती, मैं तो इनके बारे में जानता हूँ। हमारे समाज मंदिर में जो ये काम करते हैं बच्चों के लिए और उनके लिए, तो मेरा फोकस थोड़ा आप पे रहेगा, क्योंकि आप बच्चों को वो करते हैं। तो आपकी बॉडी का पीएच 7 है, अगर 7 से कम पीएच होगा तो आपकी बॉडी में कैंसर पैदा होगा ही होगा। उसको कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं रोक सकता, कोई भी रोक सकता। हमारी शरीर भगवान ने, ईश्वर ने बनाया ही 7 पीएच के लिए। कहने का मतलब है 0 से 14 पीएच होता है, स्टेबिलिटी है। इस दुनिया में ईश्वर ने स्टेबिलिटी बनाई है। हमारे समाज में जुड़े हुए हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि ईश्वर ने सब कुछ स्टेबल बनाया है ना जी, सब कुछ व्यवस्थित बनाया है। तो 0 से 14 पीएच है, तो स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, 7 पे। 7 पीएच की, पीएच का मतलब जो एसिडिटी और अल्कलाइन होता है ना, अम्लीय क्षारीय, किसी की एसिडिटी बढ़ गई या किसी को क्षारीय, उसको अल्कलाइन बोलते हैं, अम्लीय और अल्कलाइन हिंदी में। तो उसको मेजर किया जाता है पीएच के नाम पे। वो पीएच होता है 0 से 14। अब वो 0 से 14 होता है, तो स्टेबिलिटी कहां आएगी, 7 पे। बीच का रास्ता है। 7 से कम होता है एसिड,
अगर 7 से कम जाएगा तो आपके शरीर में कैंसर पैदा होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। और अगर उससे ज्यादा जाएगा तो भी 2-4 बीमारियां, पर वो गंभीर है, इतनी गंभीर नहीं है। तो हमें क्या करना है, 7 में रखना है। जो कोल्ड ड्रिंक आप इस्तेमाल करते हो उस कोल्ड ड्रिंक का पीएच है 3, लिख लो, जो आप अपने बच्चों को भी पिलाते हो। उसके बाद उसमें लिंडेन, पैराथियन, मेराथियन जैसे केमिकल जो खेतों में डलते हैं, याद रखना, लिख लो, लिंडेन, पैराथियन, मेराथियन, वो डलते हैं। अब ये एक स्टडी कहां पे हुई है, ये स्टडी हुई है CSRI लैब लखनऊ में और एक CDRI लैब दिल्ली में। इन दोनों में से हुई है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा किसमें, मतलब मेरे पास जो पेपर है वो किसका है, CDRI लैब और CSRI लैब लखनऊ, इन दोनों में से एक का 23 पेज का रिसर्च पेपर है वो। उसमें ये बताया गया है कि जिन खेतों में केमिकल जो स्प्रे होता है, जिसको कंपनियां ये बोलती हैं कि किसान को मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के ये डालना चाहिए, वो केमिकल कोल्ड ड्रिंक में डलता है। अब ये मत पूछना कि कौन सी में, क्योंकि सब में डलता है, चाहे वो माउंटेन ड्यू हो, चाहे वो कोई भी हो, लाल पीली हरी काली नीली। लिख लिया होगा, गूगल पर सर्च कर लेना। अब ये देख लो कि जिसको स्प्रे करने के लिए ग्लव्स और मास्क की जरूरत पड़ती है, क्या उसको पेट में लेने जाना चाहिए? नहीं। 10 गुना तक डायबिटीज बढ़ने के चांसेस होते हैं जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कैंसर बढ़ने के चांसेस होते हैं। और ये मैंने पहले ही बता दिया, जो चीज कैंसर कर सकते हैं उसके लिए लीवर, किडनी, पैनक्रियाज फेल करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, इतना हम सभी समझते हैं। ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये सभी चीजें अपने परिवार के सदस्यों से सर्च करवाना। आप सीनियर हो तो आपके जो बच्चे होंगे वो काम पे गए होंगे, शाम को आएंगे काम पर, आज संडे, आज तो बोलो आधा घंटा बैठ जाओ हमारे साथ, एक बार ये चीजें सर्च करो। ये कोई एक आया था, वो झूठ बोल के गया या सच बोल के गया। ये एल का मतलब क्या बता रहा था? किसका? सोडियम सल्फेट को बता रहा था। एच मीन सोडियम, लोरेल, LAURYL, सोडियम लोरेल सल्फेट। इसके बाद हम खाना खाते हैं। पहली बात तो टाइमिंग नहीं है, हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, सुबह का खाना 8 से 9, दोपहर का खाना अगर खाना है तो 1 से 2, रात का खाना खाना है तो 7 बजे तक। कोई टाइमिंग नहीं है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। हमारी सभी तरीके की ड्यूटी होती है, कई बार कार्यक्रमों में भी जाना होता है, लेट भी हो जाते हैं, सभी चीजें होती है। मैं फिर वही कहूँगा, मेरी धर्मपत्नी बैठी, उससे पूछो कि अगर मैं मान लो 9 बजे के बाद गया तो क्या मैं खाना खाता हूँ? दूध पी के सो जाता हूं। एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है कि आप उसको छोड़ दो अगर उस समय नहीं हुआ तो, वरना वो परेशानी क्रिएट करेगी। अगर सुबह का खाना खाना है तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, समय क्या होगा, 8 से 9 सुबह का खाना खाना है तो अगर नहीं खाया तो ठीक है, कोई बात नहीं, खा लो 10 बजे। अगर सुबह के खाने की बात कर रहा हूं फिर भी कोई बात नहीं, ऐसी व्यवस्था बनती है तो खा लो 11 बजे, लेकिन ऐसा खा लो फिर दोपहर को नहीं खाना पड़ेगा, फिर खाना खाओ रात को। नियम बना लो, अगर 7:01 होगी तो मुझे अगर 3 रोटी खानी है तो 2 खानी है। ये आपके लिए तो है नहीं, आपके घर वालों के लिए है, उन पे फोकस रहता है। मेरे यहाँ पर आकर मंच पर कितना ही बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर्य समाजों में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मेरे बेटे को ये संस्कार नहीं दिए गए। और मुझे लगता है जिन्होंने देखे होंगे, प्रधान जी देखे होंगे, अभी उसमें वो आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने परिवार में ये चीजें दो, तभी कुछ फायदा होगा, वरना क्या फायदा। हम कहाँ थे? चलो मैं इसलिए पूछ रहा था, मैं आप समझ रहे। हमारा एक बड़ा नजदीकी रिश्तेदार है, बाद में ले, मतलब सारे ये जो सवाल बाद में ले लें, इसी बात के ऊपर आ रही है बात है। सुबह 8 बजे उठता है, हाँ। सुबह उठता नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, कुछ नहीं करता, खाना खाने का कोई टाइम नहीं है उसका, दिन को एक आध बार खाना खाता है, रात का खाना वो 12 बजे खाता है, रात को 12 बजे खा के 12:30 1 बजे सोता है, फिर सुबह 8 बजे उठता है। रोज शाम को आधी बोतल पूरी शराब की पीता है। 62 साल का है और इतना हेल्दी है कि मैं क्या आपको बताऊं कि इतना ज्यादा हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं।
ठीक है, चलिए अगर बीमारी नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि वो ये काम करता है इसलिए नहीं है, या ये नहीं करता तो इसलिए। चलो कोई बात नहीं, मैं जो बात बता रहा हूँ वो स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार कहती है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है, या जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है। अब मैंने आपको ये बताया कि कोल्ड ड्रिंक में जो डीएपी यूरिया होता है जो किसान फसलों में डालता है वो डाला गया है, तो मैं ये बात कह रहा हूँ। और द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि ये जो केमिकल है वो कैंसर पैदा करते हैं। मेरा कहना ये एक पर्टिकुलर, चलिए बाद में बात करेंगे, नहीं तो चीजें छूट जाएगी, उस पर भी आऊंगा। उसके बाद दोपहर का खाना आप खाइए या मत खाइए, अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है तो। रात का खाना 7 बजे के बाद अगर आप 3 रोटी खाते हैं, अगर आप 7:01 होगी तो 2 रोटी खाओ, 8 बज गए तो 1 रोटी खाओ, 9 बज गए तो मत खाओ, दूध पी के सो जाओ, सीधी सी बात है। 2016 में जापान का एक साइंटिस्ट है, उसको नोबेल प्राइज मिला था ऑटोफेजी के लिए, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन आप ऑटोफेजी लिख लो, 2016 नोबेल प्राइज ऑटोफेजी, AUTOPHAGY। ऑटोफेजी क्या होता है? ऑटोफेजी होता है जब हमारे शरीर के सेल्स को कुछ खाने को ना मिले, मान लीजिए आप खाना नहीं खा रहे तो कुछ खाने को ना मिले, तो वो क्या करते हैं, जो भी डेड सेल्स हैं या जो केमिकल है हमारे शरीर में, जो भी गंदे बचे हुए हैं, उनमें से प्रोटीन निकाल के और वो अपने सेल्स, उन सेल्स को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं हमारा शरीर। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ये बहुत आम भाषा में बता दिया। जब हमारे शरीर में हम खाना नहीं खाते तो हमारे शरीर को, हमारे सेल्स को जिंदा रखना होता है उनको, खुद को, तो वो क्या करते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं उनमें से प्रोटीन निकालते हैं, जो केमिकल्स हमने खाए हुए हैं उनमें भी कुछ प्रोटीन मात्रा में होते हैं, उनमें से प्रोटीन निकालते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं। मान लो आपको 5 दिन खाना ना दे तो जिंदा रहेंगे? रहेंगे, खाने के बगैर रहेंगे। कैसे रहेंगे? वो ऑटोफेजी होता है। तो 2016 में जापान के उस साइंटिस्ट को ऑटोफेजी के लिए नोबेल प्राइज मिला। उसने ये कहा कि अगर आप 16 घंटे खाना नहीं खाते तो आपके शरीर में ऑटोफेजी इनिशिएट हो जाता है, शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो केमिकल आपके शरीर में गया है, जो डेड सेल्स आपके शरीर में गए हैं, वो दूसरे सेल को खा लेते हैं और आपके शरीर में बीमारी का खतरा कम हो जाता है। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 घंटे। ये हमारे पूर्वज बड़े अच्छे से जानते थे। वो कहते थे शाम को 7 बजे खाना खाओ, सुबह का खाना खाओ 8 से 9 बजे। कितने घंटे हो गए? 12 से 13 घंटे हो गए, 13 से 14 घंटे हो गए, लगभग 16 के आसपास आ गए, लगभग इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, अपने आप ही हो गई, व्यवस्था बना दी हो गई कि 7 बजे खाना, उसके बाद 9 बजे खाना खाओगे सुबह, 14 घंटे हो गए। 14 से 16 में इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी। डेली आपके सेल्स किनको खा रहे हैं? जो आपने बाय चांस केमिकल या डेड सेल्स आपके शरीर में पैदा हो। अगर शुरुआत में जब आपने व्रत रखा होगा तो हो सकता है एनर्जी डाउन गई होगी, लेकिन जब आपने 5, 7, 10 बार फास्ट रख लिया होगा तो आपको लगेगा कि जब हम अगले दिन वो करते हैं, फास्ट करते हैं, तो हमें एनर्जेटिक फील होता है जी। एक दिन जब व्रत रखा तो अगले दिन एनर्जेटिक फील होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके जो डेड सेल्स हैं वो निकल गए। तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। जब आप 7 बजे खाना खाते हो तो अपने आप हो जाती है। हफ्ते में एक बार जरूर करो, एक एज के बाद मत करो। अगर आप 50 से ऊपर है, 55 से ऊपर है, तो अपनी सेहत के हिसाब को देखो और मत करो, फास्टिंग मत करो। लेकिन आपके घर में, जैसा मैंने कहा, ये हम घर वालों के लिए ज्यादा कर रहे हैं, जो सेशन है ये घर वालों के लिए ज्यादा, उनको जरूर बोलो कि वो करें। क्यों करें? क्योंकि उससे ऑटोफेजी इनिशिएट होती है। मैं आपका बच्चा हूं, आप मैं यहाँ नहीं था, आप घर पे आपके बच्चे हैं, तो आप मेरे को आके, मान लीजिए मेरे पिताजी ये कहें कि भाई तेरे को आज से व्रत रखना है, मैं क्यों रखूं? मैं रखूं क्यों? बताओ। इसीलिए लिखवा है कि ऑटोफेजी इनिशिएट होती है भाई। अब वो आपसे पूछेगा ऑटोफेजी क्या है, तो आप कहोगे कि नोबेल प्राइज मिला था 2016 में जापान के साइंटिस्ट को। अगर वो ये जो व्रत रखोगे तो क्या होगा? बीमार कम पड़ोगे। तो ये विज्ञान है। उसके बाद आप खाना खाते हो, खाने में जो सब्जियां लाते हो वो स्प्रे वाली होती है, उन पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। उसके लिए आपको अपना विकल्प तैयार करना होगा। मैं तो कर जाऊंगा, मैंने तो प्रधान जी को बोला हुआ, जिस दिन मुल्तान नगर में 50 फैमिली इकट्ठी होगी
उस दिन आपके लिए सब चीजों का विकल्प तैयार हो जाएगा। किसान भी जुड़े हुए हैं हमसे, हमसे वो लोग भी जुड़े हुए हैं जो केमिकल फ्री खेती करते हैं, जो केमिकल फ्री दूध देते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन इनिशिएटिव कौन ले इनिशिएटिव? आज एक दिन का वीकली ऑफ मिलता है, बच्चे चले जाते हैं थिएटर में फिल्म देखने, 1000 रुपए की टिकट, 2000 रुपए का खाना, फिर कुछ शॉपिंग, वो उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर केमिकल फ्री खाने के लिए किसान का 5000 रुपए 2000 रुपए घर का खर्चा पड़ जाए, अगर वो धनिया के 5 की बजाय 15 रुपए मांग ले तो हमें जेब पर भारी पड़ता है, ये सच है। दूसरी चीज, सभी के घर में तेल इस्तेमाल होता होगा, घी इस्तेमाल होता होगा, रिफाइंड कितनों के इस्तेमाल होता है? लगभग सभी के में होता होगा, कई बार हमें पता नहीं होता। क्या होता है, हम बाजार से, अच्छा बाजार से कितने लाते हैं घी या तेल? सभी। चलो एक आधा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, लिख लो कि जो बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो एम्स के सर्जन हैं, वो ये कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल खाने से आर्थराइटिस होता है, उससे डायबिटीज होता है और उससे कैंसर होता है। इसके साथ साथ उससे लीवर फेलियर, किडनी फेलियर और ये सारी चीजें होती हैं रिफाइंड तेल या रिफाइंड घी खाने से। लिख लो रिफाइंड ऑयल, और लिख लेना सीधी ये बात लिख लेना, रिफाइंड ऑयल इज कार्सिनोजेनिक। ये रिफाइंड तेल का या जो भी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो तड़का लगाने के लिए या ये करने के लिए, उस घी का तेल का सच है। उसके बाद सबके घर में दूध आता है, कहां से आता है? या तो दूधिया लेके जाता है या थैली का आता है। अमूल लगा लो, चाहे कोई भी लगा लो, नमस्ते इंडिया लगा लो या बाय बाय इंडिया लगा लो, किसी के घर में कुछ भी आता हो। मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर इस थैली वाले दूध पे आऊंगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई थी, साइंटिस्ट का नाम लिख लो, की वुडफोर्ड, KEITH, की वुडफोर्ड, WOODFORD, की वुडफोर्ड। उस साइंटिस्ट ने रिसर्च की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और उस रिसर्च को करने के बाद उसने एक किताब लिखी, डेविल इन द मिल्क। लिख लो डेविल इन द मिल्क, DEVIL, डेविल इन द मिल्क। तो इसका मतलब है दूध के अंदर शैतान। तो ये किताब में उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि इस पूरी दुनिया में 2 तरीके की गायें होती हैं जो 2 तरीके का दूध देती हैं। एक तो होती है कि जो A1 दूध देती है, और एक होती है जो A2 दूध देती है। समझाने के लिए बता रहा हूं। आपने लिख लिया की वुडफोर्ड साइंटिस्ट का नाम है और डेविल इन द मिल्क किताब का नाम है। अगर आप गूगल पे लिखोगे डेविल इन द मिल्क तो आ जाएगा, नहीं तो बहन से पूछ लेना, ये लिख रही है सारा, इनसे पूछ लेना डेविल इन द मिल्क। उसने बताया कि 2 तरीके का दूध होता है जो गाय देती है, A1 और A2। पूरी दुनिया में जितनी गाय पाई जाती हैं वो A1 टाइप का दूध देती है, और भारत में और अफ्रीका का कुछ क्षेत्र है उसमें जो गाय पाई जाती है वो A2 टाइप का दूध देती है। ये उस साइंटिस्ट ने लिखा, मेरी बात नहीं है, डेविल इन द मिल्क किताब में। तो उसने ये रिसर्च क्यों की, ये बात भूल गया था, अभी बता देता हूं। उसने रिसर्च की कि बच्चों में बीमारियां बढ़ गई थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। बच्चों में डायबिटीज बढ़ रहा था, बच्चों में दिल की बीमारियां बढ़ रही थी, बच्चों में कैंसर बढ़ रहे थे उधर। तो उसने कहा कि इस बच्चे ने, इन्होंने जो हमारे देशों में बच्चे, इन्होंने ऐसा क्या खा लिया? चलो भाई 30, 35, 40 साल तक मम्मी अम्मा ने गलत खाना खा लिया और कुछ कर लिया तो है, लेकिन इन बच्चों ने हमारे देश में ऐसा क्या खा लिया कि इनको ये बीमारियां होगी? तो उन्होंने देखा कि बच्चे मेजॉरिटी दूध पीते हैं, तो दूध कौन सा पीते हैं? A1 टाइप का, होलिस्टियन, फ्रीजियन, अमेरिकन जो गाय है जो दूसरे देशों में पाई जाती है, कहां के अलावा भारत और अफ्रीका का कुछ क्षेत्र है, वो A2 टाइप का दूध देती है। तो उसने उस किताब में लिख दिया और बोल दिया, ये उसको कोट कर रहा हूं मैं, उस किताब को कोट मतलब जो उसमें लिखा हो, कि अगर कोई A1 टाइप का दूध पिएगा,
A1 टाइप का दूध जो बाहरी नस्ल है, विदेशी नस्ल है, उसका दूध पिएगा तो उसको आर्थराइटिस से, कैंसर से, डायबिटीज से, दिल की बीमारियों से कोई नहीं रोक सकता। किताब में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, की वुडफोर्ड, डेविल इन द मिल्क किताब है। फिर उसने लिखा कि अगर कोई A2 टाइप का दूध पिएगा, जो भारत की जो इंडिजीनियस नस्ल बोलते हैं, जो देसी नस्ल है उसका, और अफ्रीका के क्षेत्र में जो पाई जाती है, तो इस दूध को पीने के बाद उसमें अगर डायबिटीज होगी तो वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब वो ठीक होने की कगार पे चली जाएगी, और उसको कभी भी आर्थराइटिस नहीं होगा, उसको कभी भी कैंसर के बीमारी से बचाव रहेगा, दिल की बीमारी से उसको बचाव रहेगा। ये उसने उस किताब में लिख दिया। अब आप देख लो कि आप कौन सा दूध पी रहे हो। आप कहोगे थैली वाला, तो थैली वाले के बारे में बता देता हूँ कि किसी भी दिल्ली में स्कीम में हो, या ये कीर्तिनगर से आगे क्या है, नेहरू मदर डेयरी, कोई भी लगा लो, कीर्तिनगर से आगे जो क्या है, BMS वो एक है ना उधर, उसका वो जहाँ पे दूध बनता है, वो फैक्ट्री सी है। तो हाँ, तो 2 दिन उसके सामने बैठ जाना, आपको 2 दिन में एक यूरिया का ट्रक उसके अंदर जाता हुआ दिख जाएगा। हर रोज नहीं जाता, कई बार हर रोज में चला जाता, कई बार 2 बार भी चला जाता, कई बार 3 दिन में भी 1 बार चला जाता है। यूरिया का ट्रक, किस यूरिया का, जो खेतों में डलता है। पटेल नगर के अंदर कोने पे है। हाँ, पटेल नगर के अंदर शादी हाँ, में तो उसके अंदर 2 या 3 दिन में आपको एक यूरिया का ट्रक अंदर जाता हुआ चला जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि ये किससे बनता है। दूध में डालते हैं पानी, यूरिया, और एक तो केमिकल होता है जिससे आपका दूध बनता है। अब आप कहोगे कि अमूल तो ये कहता है कि हम तो गायों से दूध लेते हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन क्या जितना अमूल दूध प्रोड्यूस करता है उतनी गाय या भैंस है इस देश में? मैं ये कहता हूं कि आप 1 लाख टन पनीर का ऑर्डर दे दो, आ जाएगा। 1 लाख टन दूध का ऑर्डर दे दो, आ जाएगा। दिवाली को कितना ही ऑर्डर दे दो, आ जाएगा। कहां से आता है? सरकार ये कहती है लगभग 17-18 करोड़ जानवर हैं, जिसमें गाय भी है, भैंस भी है, और दूध देने वाले। तो 18 करोड़ में आप चाहे 18 करोड़ टन का ऑर्डर दे दो, वो आ जाएगा सुबह तक। यहाँ पे संदीप जी बैठे हुए, दूध का काम और इसका काम है, इनसे पूछो कैसे आता है। जब फैक्ट्रियों में, गोदामों में जाते हैं तो कपड़ा बांध के जाते हैं। उसको आप ये कह रहे हो कि उसको बड़े अच्छे से थैली पे काट के, बड़ी अच्छी पैकिंग होती है, लिखा होता है A2 मिल्क, और उसको गिलास में डाल के बच्चे को दे रहे होते हो, ये कह रहे हो पी ले बेटा, बड़ा होगा इससे। क्या उसको बीमारी नहीं होगी? अब उसी बात पे शुरुआत पे आ गए कि क्या कोई कारण बता सकता है कि जुकाम से लेकर कैंसर तक क्यों ना आए? काफी चीजें और छूट गई हैं, चलो और बात करेंगे उसके बाद। कुछ है? हाँ, सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन के लिए पहली चीज है इनिशिएटिव लेना। हम नहीं लेंगे। मैं लगभग 100 से ज्यादा जगहों पर जा चुका हूं, और मैं फ्री में जाता हूं, प्रधान जी इस बात के गवाह है। पंजाब गया हूं, यूपी गया हूं, और हरियाणा में घूमता रहता हूं। इसके बाद मैं राजस्थान में गया हूं। मैं जहां भी जाता हूं, वहां पर जितने भी व्यक्ति आते हैं, मैं बोलता हूं कि अगर 2% या 5% कन्वर्जन रेट आ गया ना, तो बहुत है, जाना सफल हो गया। ये मान लो कि हम आ गए जो जाना सफल हो गया। 2 या 5% मतलब मान लो 100 आदमी आए हैं, तो 5 लोगों ने बात मान ली, तो चक्कर ये है कि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ, मैं बहुत बार आ चुका, यही बातें बताता हूँ प्लस माइनस करके। कई बार समय होता है तो ज्यादा बता देता हूँ, समय कम होता है तो कम बता देता हूँ। मैं फिर यही कहता हूँ कि मैं अगली बार भी आऊंगा और यही बातें बताऊंगा। आप धर्म के लिए काम करो, आप अपने लिए काम करो। आप ये कहो मेरे से ज्यादा कंजूस आदमी कोई नहीं है, मैं तो पैसे से प्यार करता हूँ। आप पैसे से प्यार करो, आप अपने बच्चों से प्यार करो, आप किसी भी चीज से प्यार करो, आप खुद से प्यार करो। लेकिन करोगे कब? जब वो चीज होगी। मान लीजिए आप ये कहते हो मेरे से ज्यादा कंजूस आदमी कोई नहीं है जो पैसे से प्यार करता है, मान लो
या मेरे से ज्यादा कोई ऐसा स्वार्थी आदमी नहीं है जो अपने बच्चों से लगा हो जिसका। तो मैं कहता हूं कि अगर पैसा होगा या पैसा आएगा तभी तो उससे प्यार करोगे। बच्चे अगर स्वस्थ होंगे, शरीर स्वस्थ होगा, तभी तो खुद से प्यार करोगे। क्लियर है? तो ये चीज है कि मैं चाहे समाज के लिए काम करूं, या मैं अपने बच्चे के लिए काम करूं, या मैं अपनी पत्नी के लिए काम करूं, अपने परिवार के लिए काम करूं, अपने दोस्तों के लिए काम करूं, तभी तो करूंगा जब वो होंगे या मैं होऊंगा। तो पहला काम तो ये है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ हुए तो आप अपने परिवार का ध्यान रख सकते हो। अगर आपका परिवार स्वस्थ हुआ तो आप समाज के लिए काम कर सकते हो। अगर आपका समाज स्वस्थ हुआ तो आप देश के लिए काम कर सकते हो, धर्म के लिए काम कर सकते हो। खाली झंडा उठाने से कि मैं तो समाज के लिए काम कर रहा हूं, मैं आर्य समाज के लिए काम कर रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला। साफ साफ ढकोसला है। अगर आप अपने घर में रिफाइंड ऑयल खा रहे हो, थैली वाला दूध पिला रहे हो, बच्चे को उसको बोल रहे हो पिज्जा खा ले, ये खा ले, वो खा ले, तो यकीन मानो अगर वो अपने लिए स्वस्थ रहेगा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो काम करना तो छोड़ दो, जिस विचारधारा में आप अभी हो, आप ये सोच रहे हो कि आपके बच्चे उस विचारधारा को माने और देश के लिए कुछ करे, मतलब ही पैदा नहीं होता कि अगर आप इन चीजों के साथ रहोगे तो उसके लिए। अच्छा, दो चीजें छूट गई, वो बता देते हैं, एक बार समय बताओ। 10 बजे चलो, कितना समय हो रहा है बता दो फिर। 10:01 15 मिनट में खत्म कर देते हैं। एक और चीज रहेगी जो आप 24 घंटे इस्तेमाल करते हो खाने के पहले, पानी। आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है उस आरओ का पानी पीने से कैंसर होता है, लिख लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब गांव चले जाएं। आप का पानी कैसा होना चाहिए? पीएच उसका क्या होना चाहिए? 7 या 7 से ज्यादा। बहुत सही। अल्कलाइन होना चाहिए आपका पानी, और उसमें क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। ये दो चीजें क्वालिटियां जहां भी मिले वो पानी ले लेना। H2O। आपके पानी को अल्कलाइन होना चाहिए, आपके पानी में ऑक्सीजन होनी चाहिए। और पानी ऐसी चीज है जो आपके शरीर में 70% है। आपकी 70% बीमारियों का हल पानी कर सकता है अगर आपका पानी ठीक होगा तो। पानी का अलग से सेशन लेते हैं, उसका सेशन ही अलग है। जो 5% फिल्टर हो गया है, उसमें भी जो 2% फिल्टर हो गया है ना, उनके लिए लेंगे। और एक है मांसाहार, नॉन वेजिटेरियन फूड। आपके बच्चे नेटफ्लिक्स जरूर देखते होंगे, उनको एक वेब सीरीज दिखा देना, द गेम चेंजर, लिख लो। क्योंकि अभी नॉन वेजिटेरियन और इन पर बात करूंगा तो इतना समय नहीं है, लिख लो द गेम चेंजर, मतलब जो खेल को ही बदल दे। द गेम चेंजर, उस वेब सीरीज को दिखा देना, वो अपने आप समझ जाएंगे। अमेरिका अपने लोगों को वेजिटेरियन कन्वर्ट करने में लगा हुआ है, बहुत भयंकर तरीके से, बहुत मजबूती से कि वेजिटेरियन हो जाए। सीधे तौर पर बता देता हूं एक लाइन में, जो मांस खाता है उसको 22 गुना ज्यादा खतरा है कैंसर होने का। एम्स की रिपोर्ट है कि इस देश में, ऑफिशियल रिपोर्ट है कि इस देश में 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट है, उसमें से 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शराब पीने की वजह से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो कुछ नहीं कर सकते जीवन में। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट है, लिख लो। विकल्प पे आ जाते हैं धीरे धीरे। सुबह उठ के इनिशिएटिव लेना है, विकल्प नहीं चाहिए, हमें शुरुआत करनी है। अगर शुरुआत करेंगे तो अपने आप आ जाएंगी चीजें। अभी कोई चीज इस देश में खत्म नहीं हुई है जी। चक्कर क्या है, क्या हम शुरुआत करना चाहते हैं? अगर आपको ये बातें समझ में आए तो आप फैलाना। अगर हम इनिशिएटिव लेंगे तो चीजें बदलेंगी। क्या इनिशिएटिव लेंगे? हमें शर्म आती है नीम का दातुन करने में, बहुत आम बात है भाई। दिल्ली में रहते हैं, मुल्तान नगर में रहते हैं, नीम की दातुन थोड़ी करेंगे। 400 रुपए की कोलगेट लाएंगे, 150 रुपए की ब्रश लाएंगे, उससे करेंगे। उसी पे आ रहा था। उसके बाद अब जो पतंजलि के हैं, ये मंजन भी आते हैं। एक डाबर का लाल दंत मंजन आता था। ये इस तरीके की चीजें, कहने का मतलब है जिसमें साबुन, ये जिसमें झाग ना उठे आपके मुंह में, वो करो।
सबसे अच्छा है नीम का। सुबह की जो थूक होती है आपके मुंह में, लार होती है, वो सबसे ज्यादा अल्कलाइन होती है। व्यवस्था है ना, ईश्वर की व्यवस्था है ना, पेट आपका एसिडिक है, वो एसिड छोड़ता रहता है ताकि आपका खाना पचे। जो मुंह है उसमें लार बना दी, थूक बना दी, वो अल्कलाइन है, तो नीचे जाएगा तो क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। अब उसको आपने थूक दिया तो आप, और उसके बाद आपने चाय पी ली, पूरे रात को आपके मुंह में लार बनती है और आपके पेट में एसिड बनता है। अब आप क्या कर रहे हो, सुबह उठ के उस लार को तो थूक रहे हो, चाय पी रहे हो, तो एसिड बना हुआ और एसिड कर लेते हो, तो क्या होगा? ठीक है। नीम की दातुन विकल्प है, उसके बाद दंत मंजन विकल्प है। कोई भी ऐसा पेस्ट जिसमें झाग ना उठे वो भी विकल्प है, कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं। अभी मुल्तान नगर में नीम के पेड़ बहुत हैं, एक तोड़ के कर लिया करो, डायबिटीज भी नहीं होगी और शरीर के लिए भी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, बच्चों को तो कभी मत करवाना। मेरा बेटा यहाँ पे 5 साल का है, ये रहा, और मेरी धर्मपत्नी बैठी है, उससे पूछो इसने कोलगेट कितनी बार की है? नहीं की है उसने। क्या करता है वो, गुरुकुल से मैंने मंजन मंगाया हुआ है, उस गुरुकुल उस वो है गोम में पाउडर का, हथेली पे रखता है, मंजन कर लेता है। अगर अंदर चला जाता है तो अच्छी बात है, वो कुछ थोड़ा बहुत अंदर लेके जाता है ना, तो अच्छी बात है। लेकिन आप अपने बच्चों को डरते हो कि वो अंदर ना लेके जाए। ठीक है, नीम की दातुन करो, उसके बाद ऐसे मंजन आते हैं वो करो, इनिशिएटिव लो, ढूंढो। पिज्जा आराम से मिल जाएगा, पिज्जा की दुकान, इनकी मुश्किल लगेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे संजीव जी बैठे हो। अगर मैंने कहा कि अगर आप 50 फैमिली होते हो, देखो एक और सेशन लेंगे हम प्रधान जी, अगर इन फैमिलीज की तरफ से एक इनिशिएटिव आता है और इनके जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं या और हैं, वो अगर आते हैं तो हम एक बड़ा सेशन ले लेंगे इसके ऊपर, 2 घंटे का, 3 घंटे का। लेकिन मुझे पता है आने वाला नहीं है, चिंता मत करो। और मैं इससे उदास भी नहीं होता, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है कि हमें अपना काम करना है, क्योंकि मुझे ईश्वर को जवाब देना है कि भाई तेरे को भेजा था, तेरे अंदर काबिलियत भेजी थी, तूने क्या किया? चलो उन्होंने नहीं सुना, वो नहीं लेके आए दूसरे सेशन के लिए अपने घर वालों को, लेकिन तूने क्या किया? अगर मान लो मैं इससे उदास हो जाऊं कि दूसरे सेशन के लिए नहीं आया मैं यहाँ पे, तो मैं कहीं और ना करूं, तो ईश्वर मुझसे पूछेगा तूने क्या किया भाई? उनको तो मैंने बताया ही नहीं था, ये बातें तेरे को तो बताई थी, तो मैं कभी उदास नहीं होता। आपका काम है इनिशिएटिव लेना, जबरदस्ती लाओ, बात तो हम मनवा लेंगे उनसे। अरे आर्य समाज के होता है, बहुत कुछ मनवा लेंगे, चिंता मत करो, एक बार ले आओ, उनके फायदे की बात है। तो कहने का मतलब है एक विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प, आपको ये चीजें कितनी ही महंगी मिले, आपके लिए सस्ती ही। तेल कभी भी मार्केट से मत लो, तेल का भी विकल्प है। मैंने कहा क्लस्टर फॉर्मेशन करो, फैमिलियों को जोड़ो। उसके बाद क्या होता है, अब जो किसान मान लीजिए आएगा 1 महीने में रोहतक से, जींद से उठ के, वो भी तो ये चाहेगा कि मेरा तेल का खर्चा तो निकल जाए। और किसान कंपनियों की तरह तो नहीं है जी, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इतना घटिया नहीं है किसान, लेकिन उसको 2 रुपए तो दे ही दोगे, उसको कोई नहीं देना चाह रहा, नहीं चाहता। एक भी ये कड़वा है, सत्य है, और यही इनिशिएटिव लेना है, यही हम चाहते हैं कि वो मेरा किसी किसान के साथ, मेरा किसी आपकी फैमिली के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है। तो मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, उनसे पैसे नहीं ले रहा, तो मैं तो एक मीडिएटर हूं ना, मैं तो खाम का अपनी टेंशन बढ़ा रहा हूं। देखा जाए तो किसी ने मेरे से पूछा कि आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि मैं सुबह उठूं और मेरे घर के में जो पार्क है मैं उसमें आराम से बैठूं, और उस पार्क में जो गाय हो, बंदी हो ना, उसका मैं दूध पीऊं। ये मेरा सपना है। अब आप देखो तो इस सपने में बहुत कुछ है। मेरा घर है सेक्टर में अलाउड नहीं है गाय रखना, तो मेरे सपने में क्या हुआ? पहली चीज तो है सरकार से मनवाना, नियम बनवाना कि गाय को रख सकते हैं। दूसरी चीज, मैं आराम से बैठूं। अब मैं यहाँ आया हूँ, बोल रहा हूँ, आप मानो नहीं मानो, इससे अच्छा मैं घर पे बैठता, बढ़िया मेरी पत्नी खाना बनाती, मैं खाता, बच्चे के साथ खेलता। तो इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, और ये जब लेंगे जब डर लगेगा। कब लगेगा? आज जैसे मैं लेट हूं तो मुझे पता चला कि एक्सपायर हुआ है, तो वो किसी ना किसी का गया है, आप उसको रोते हुए देखते ना, तो आप भी करते। एक 12 साल के बच्चे को कैंसर होता है ना, तो उसकी माँ का दिल और जो दिमाग होता है, जो मुंह होता है ना, वो पत्थर बन जाता है, उसको पता नहीं चलता क्या करूं मैं, क्या नहीं। जब ये चीजें हम
बहुत अच्छे से देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा स्टेज है, कुर्सियां लगी हुई हैं, बहुत सब देश में सब कुछ चल रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कुछ नहीं है। 20 करोड़ लोग इस देश में भूखा सोते हैं। हर रोज की बात बता रहा हूं, विषय से भटक रहे हैं, लेकिन ये चीजें हैं, ये दिल में घर करने के लिए बतानी पड़ती हैं चीजें। दूध का विकल्प है, अभी गायें खत्म नहीं हुई हैं। संदीप जी बैठे हैं, अगर आप फैमिली इकट्ठी करो तो ये भी उपलब्ध करा देंगे और कोई भी उपलब्ध करा देगा। प्रधान जी के पास भी है विकल्प, नहीं हो तो प्रधान जी मैं हूं, मैं अरेंज करवा दूंगा। और मैं फ्री का मार्केटिंग मैनेजर हूं, मैं किसी से कोई कोलैबोरेशन नहीं है मेरी। ईश्वर की कृपा से जो परिवार की व्यवस्था है वो ठीक है, नौकरी लगा हूं, वो भी सब अच्छा चल रहा है तो ठीक है। लेकिन आप स्वस्थ रहो, परिवारों को जोड़ो। उसके बाद हम किस पे आते हैं? दूध का विकल्प क्या हुआ? सिर्फ गाय का दूध और देसी गाय का दूध। क्यों? क्योंकि देसी गाय के दूध में मैंने बताया था क्या है, किताब के बारे में सारा बताया था ना। उसके बाद चाय का कोई विकल्प नहीं है, ग्रीन टी कुछ नहीं है। पानी में सुबह 10 तुलसी के पत्ते उबाल लो, वो विकल्प है बस। तुलसी के पत्ते अल्कलाइन होते हैं, अगर सुबह पियोगे तो फायदा करेंगे। 7 से ज्यादा पीएच होता है उनका। एंटी कार्सिनोजेनिक होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ग्रीन टी का पाउच लेके आते हो, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। आपके घर में जो तुलसी है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो उन्होंने क्या किया, उस तुलसी के पत्ते को थोड़ा बहुत सुखा के उस पैकेट में बंद कर दिया और आपको 10 रुपए का दे रहे, कह रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट है ग्रीन टी, बस इतना कर। और किस चीज का विकल्प रह गया? देसी गाय का घी। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी खा सकता है, अगर किसी को स्टेंट डला हुआ है तो भी खा सकता है, किसी को दिल की बीमारी है तो भी खा सकता है। लेकिन देसी गाय का घी अवेलेबल होता है, सब जगह अवेलेबल है। हमारे पास है अभी, जैसे मैंने बताया, ये संदीप जी हैं, ये इनके पास दूध और घी का विकल्प तो है, इतना तो एक है। सिर्फ देसी गाय का घी, बाजार वाला नहीं। इनिशिएटिव क्या लेना पड़ेगा? बाजार में 200 रुपए से लेकर और 3000 रुपए तक के घी है। मैं किसी भी कंपनी का नहीं हूं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिसके पास गाय हो डायरेक्ट उसको अप्रोच करो, और देसी गाय हो उसके पास, ठीक है। मैं भी इनसे लेता हूं, और भी है उनसे भी ले लेता हूं। तो जहां पर भी अवेलेबिलिटी हो, ये कई बार मेरे को यही बोल देते हैं कि अभी 1 महीना है नहीं, तो कहीं और चले जाता था। तो कहने का मतलब आप इनिशिएटिव लो, चीजें हैं अभी। सिर्फ देसी गाय का घी आपके बच्चे के लिए, दिमाग के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, पेट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, डाइजेशन उसका अच्छा रहेगा। दिल की बीमारी का मरीज भी खा सकता है। और जैसा मैंने बताया, क्यों खा सकता है? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37, और देसी गाय के घी का जो टेम्परेचर, जो बॉइलिंग टेम्परेचर हम बोलते हैं, वो होता है 36। तो क्या होता है, जब वो हमारे शरीर में जाएगा तो पिघल जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो वो जहां लगना होगा वहां लग जाएगा, जहां वो लगना होगा वो लग जाएगा। उसको जो शरीर में देना होगा विटामिन, प्रोटीन, वो दे देगा। अच्छा, एक बात, भैंस के घी का जो टेम्परेचर होगा वो होता है 39 से 40। तो वो हमारे शरीर में जाएगा तो क्या होगा? जम जाएगा। इसीलिए क्या आएगा? हार्ट अटैक आएगा, बीमारियां आएंगी। अगर कोई ज्यादा मेहनत करता है, जैसे किसान वगैरह थे, जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, वो भैंस का घी खा सकती थी क्योंकि वो मेहनत ज्यादा करती थी। उसके बाद और कोई विकल्प? क्या जी? सब्जी का 50 फैमिली और 1 किसान पकड़ लो, सबसे अच्छा विकल्प। सही बात। और कोई विकल्प जो रहेगा? बड़ी जल्दी में बताए हैं, लेकिन कुछ हद तक चीजें क्लियर हुई होंगी। जैसा मैंने कहा, ये 2 से 3 घंटे का सेशन है। विकल्प पे भी डिटेल में बात होनी थी, मुद्दों पे भी डिटेल में बात होनी थी। लेकिन चलिए, अगली बार आप इनिशिएटिव लोगे तो जरूर करेंगे। ब्रेड वगैरह जो खाने के लिए क्या? देखो, ब्रेड का जो होता है ना, वो एक तो मैदा होता है उसमें, और उसमें केमिकल डलता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का नाम कुछ ब्रोमाइट होता है।
ब्रोम पूरा ध्यान नहीं आ रहा, सोडियम ब्रोमाइड होता है या पता नहीं क्या, एज ए प्रिजर्वेटिव, ताकि वो खराब ना हो। मान लो आपने आटा गूंद लिया, आप बैठ जाओ, आप फिर पड़े नहीं कोई बात नहीं, ये तो पूछ रहे हैं? कुछ पर्सन है अच्छा। आप फिनिश करो फिर। अच्छा, तो क्या है कि मान लो आप आटा गूंद के रख लो, चाहे फ्रिज में रख लो, चाहे वैसे रख लो, घर पे, वो खराब हो जाएगा 2 से 3 दिन, होना ही होना है। तो अगर मान लो हम उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दें तो वो खराब नहीं होगा। अब उस प्रिजर्वेटिव का समस्या क्या है कि वो कैंसर पैदा करता है। ये तो ब्रेड नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर ये बोलता है कि मान लो आप बीमार हो गए तो आप लाइट खाना खाओ, ब्रेड खा लो। मैं ही कहता हूँ आपके पास लाइट खाना खाने में बहुत कुछ है, दलिया है, खिचड़ी है, खाओ। बहुत विकल्प। हाँ जी, 2 सवाल है मेरे। हाँ बताओ। एक तो ये कहा गया कि दूध जो है सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग है सिर्फ वो लेते हैं, जितने भी और एनिमल्स हैं वर्ल्ड्स के, और कोई भी मतलब दूध नहीं पीता जी, मतलब बच्चा को छोड़ के। जब वो मैं आपकी बात समझ गया। अगला सवाल वैगन के ऊपर आपका। दूसरा ये है कि यही कंपैरिजन एनिमल वर्सेस ह्यूमन बीइंग, सिर्फ ह्यूमन बीइंग है जो कुक्ड खाते हैं गर्म करके, हाँ, वो कोई और जानवर नहीं करता अपने जीवन में। तो ये दो जो ओके, इसमें से क्या सही है और क्या नहीं सही है? ठीक है। पहला सवाल तो ये कि दूध सिर्फ हम पीते हैं और जो है जानवर नहीं पीते, तो जानवर भी पीते हैं। अब जैसे गाय भैंस के बछड़े बच्चे पीते हैं, मतलब मैं समझ गया। 2 दिन के लिए, हाँ। एक हफ्ता 15 दिन साल तक एक व्यवस्था बनाई है, एक व्यवस्था बनाई है कि जो शेर है ना, उसकी बॉडी को नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से बनाया है। जैसे उसकी जो इंटेस्टाइन है वो छोटी बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि जब आप मांस खाते हो ना तो उसको जल्दी पचना होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होनी चाहिए। तो शेर जब मांस खाता है या कोई भी मांसाहारी जानवर मांस खाता है तो उनकी इंटेस्टाइन भगवान ने छोटी बनाई है, तो वो जल्दी वो पच के उसके शरीर में उसको जो देना होता है दे देता है, फिर वो बाहर निकाल देता है। तो एक व्यवस्था बन गई। अब वो बात आगे इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत बड़ी है, 22 फुट तक की है लगभग। तो इसमें क्या है कि जब हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उसको उसमें से गुजरना पड़ता है, समय लगता है और वो सड़ जाता है। इसीलिए जो मांसाहार का खाना है वो हमें कैंसर पैदा करता है। ये व्यवस्था है। ऐसे ही व्यवस्था है, ये जो कंसेप्ट है ना, मैं थोड़ा सा वहां से बता देता हूँ, मुझे शायद पता नहीं आपको पता है या नहीं, वैगन वाला, ये वहां से विचारधारा फैलाई जाती है। आप समझो कि दूध हमारे लिए नहीं है, दूध तो गाय के बछड़े के लिए है। ये जो सवाल है ये मैं पहले भी इसका सामना कर चुका हूँ। ये वहां से आता है उठ के और वो इस कंसेप्ट को करते हैं। और ये वैगन कंसेप्ट है कि आप दूध या दूध से बनी हुई चीजें मत खाओ, या किसी भी जानवर का कोई भी चीज है उसको मत खाओ। कहने का मतलब है जैसे मधुमक्खी शहद वो करती है तो आप शहद भी मत खाओ। आप दूध भी मत पियो। क्यों मत पियो? क्योंकि गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वैगन का जो कंसेप्ट है वो है पश्चिमी देशों का। और जो मैंने पहले बताया कि पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, जो गाय है वो A1 टाइप का दूध देती है। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने देखा कि अगर हमारे देश के लोग इसको पिएंगे तो वो बीमार होंगे। एक और चीज लिख लो, नॉर्वे और डेनमार्क में सबसे ज्यादा गाय है। एक आदमी के ऊपर 140-150 गाय है, वहां पे इतनी गाय है अमेरिकन पॉपुलेशन के हिसाब से। नॉर्वे और डेनमार्क में सही बात। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है, लेकिन दूध पीता नहीं है। सारा पैकेट का पाउडर बना के भारत भेज देता है, जो नेस्ले वेस्ले में पीते हो। तो उनका कंसेप्ट है, उन्होंने कहा कि अब हम इस दूध को अगर हमारे देश के लोग पिएंगे तो वो बीमार होंगे, तो हमें एक कंसेप्ट लाना चाहिए कि भाई दूध मत पियो। तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन के बाद आया वैगन, कि दूध या दूध से जानवरों से कोई भी चीज मत लो, क्योंकि वहां पर जानवर कैसे हैं, A1 टाइप वाले। तो आप मत लो, तो आप क्या होगा, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। उसके साथ साथ वो चीजें क्या चलाते हैं, आप देखोगे अमेरिका में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, प्राकृतिक खेती होती है, बिना केमिकल की खेती होती है। तो उन्होंने क्या किया, हमारा समस्या क्या है, दूध में, भाई काम करो, दूध को हटाओ, वैगन का कंसेप्ट लगाओ। वैगन में क्या हुआ कि जो आपको दूध से मिल रहा था वो हम आपको सब्जियों से देंगे, हमारी सब्जियां ऑर्गेनिक है, तो आपको दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूध को हटा दो। तो वहां से एक कंसेप्ट आया कि दूध जो है आदमियों के लिए नहीं है। ये ओरिजिनेट वहां से हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेद सबसे पुरानी पुस्तक है,
वेदों में 1300 बार गाय का वर्णन है, 1300 बार। दूसरी चीज, आज के एनडीआरआई करनाल के और भारत सरकार के साइंटिस्ट ये कहते हैं, वेटनरी के जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि अगर गाय का या किसी भी दूध देने वाले जानवर का दूध आपने नहीं निकाला तो वो बीमार होकर मर जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर उसके बछड़े ने या बछड़ी ने, मान लीजिए गाय का बछड़ा बछड़ी है, भैंस का बछड़ा या वो पाढ़ा बोलते हैं उसको, वो है, अगर उसने जितना वो दूध देती है, मान लीजिए वो दूध देती है 10 लीटर, अगर उसने 1/10 दूध से ज्यादा दूध पिया तो वो बीमार पड़ जाएगा। ये लिख लो, ये चीजें हैं जो एनडीआरआई करनाल और हमारी सरकार कहती है। अगर उसने 1/10 दूध से ज्यादा दूध पिया तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो वो दूध किसके लिए हुआ? अपने लिए, हमारे लिए है वो। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि आपके शरीर को, आपकी बायोलॉजी को उस तरीके का बनाया गया है। दूसरी चीज, मैं बायोलॉजी, आप ये कहोगे कि हम ये नहीं मानते कि ईश्वर ने बनाया है, तो मैं ये कहता हूं आप साइंस मानो, मत मानो ईश्वर। जो आज की जनरेशन है, आप मानो साइंस को। तो 1989 से पहले भारत सरकार ये कहती थी कि मिल्क इज द कंप्लीट फूड, मिल्क इज द कंप्लीट फूड, कि अगर दूध हमने पी लिया तो बेशक से आप मत दो, पूरी जिंदगी एक आदमी दूध पे बिता सकता है। जो सन्यासी होते थे, ब्रह्मचारी होते थे, वो दूध पे पूरी जिंदगी बिता लेते थे। हाँ, अपने दुग्धारी धर्ममुनि महाराज जी थे बहादुरगढ़ में, 92 साल की उम्र में स्वर्गवास हुआ उनका भी, वो दुग्धारी थे, सिर्फ दूध पीते थे। तो वो क्यों था कंप्लीट फूड? क्योंकि उस समय सिर्फ देसी गाय हुआ करती थी। इंट्रोड्यूस हुई थी 1970 के 70-72 के अराउंड विदेशी नस्ल हमारे यहाँ, 1977 में विदेशी नस्ल हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी। तो उसके बाद जो विकार आए वो दूध में आए। तो 1989 के बाद, 1989 के बाद सरकार ने कहा कि अब दूध कंप्लीट फूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनकी गाय का दूध है, हमारी गाय का दूध कंप्लीट फूड है। अगर आप दूध पियोगे तो भी आप जीवन जियोगे और ज्यादा जियोगे और स्वस्थ जियोगे। तो दूध हमारे लिए है, लेकिन कौन सा दूध? देसी गाय का दूध। ये साइंस भी कहती है और ईश्वर भी कहता है। और कोई सवाल क्लियर हो गया? हाँ बताओ। अभी वो पॉइंट अभी भी बताओ। मेरा वीगन से वैसे इशू नहीं था। ठीक है। कि जितने भी अदर एनिमल्स हैं उनमें से किसी का भी बच्चा छोड़ के, 1 साल का बच्चा छोड़ दो आप, कोई भी उसका दूध नहीं सेवन करता, मतलब ठीक है, वो हम करते हैं। तो इसमें मैंने दोनों बातें बताई। आपके जो आप उससे कन्विंस हो, हाँ, वो बात नहीं है, पर एक जो पॉइंट जो रह गया, हाँ, कि बाकी लोग और कोई दूध नहीं पीता। मैं देखिए, वो दूध, ये व्यवस्था है। अब आप ये कहेंगे कि मान लीजिए शेर घास क्यों नहीं खाता, या ये एक व्यवस्था है, ये बनाई गई है, ये ईश्वर की तरफ से ही बनाई गई है और ये साइंस की तरफ से भी हमने प्रूव किया है। तो हम चीजों को दोनों तरफ से लेके चलते हैं। अगर आप ईश्वर वाला पॉइंट मानो तो ठीक है, अगर आप साइंस वाला मानो तो भी ठीक है कि मिल्क इज द कंप्लीट फूड। सारी बातों की एक बात है, लिखा हुआ है कि जितना जीना उतना जीना, जो मर्जी खाओ, खा के मरो। ऐसे भी ये कहती हूँ, नहीं, जो 120 साल उम्र है, अगर अपना खाना पीना ठीक रखेगी तो वो जी सकता है। अच्छा देखो, खा पी के मरो तो आप थोड़ा बहुत इस विचारधारा से हैं तो आपको भी पता है कि खा पी के जो भोग वाला सिस्टम है वो आ जाता है हमारे यहाँ, भोग नहीं मोक्ष होता है। मैंने दूसरा वर्ड भी बोला, आपने सुना नहीं? हाँ। मैं ये कहती हूँ कि बच्चे की उम्र 120 साल है, हम्म। अगर आप अपना ठीक रखोगे बिल्कुल। खाना तो अच्छे से जियोगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मैं यहाँ बता दूं कि 120 नहीं, आगे भी है, जैसे इतनी तो है ही, इतनी तो है ही है। वैसे हमारा जो पुराना पूर्वज थे, जैसे महाभारत रामायण में जो हमारे पूर्वज थे, जो जिस समय महाभारत हुई उस समय श्री कृष्ण जी की उम्र 140 साल थी। शायद कुछ को पता हो। दूसरा पॉइंट था कुक वर्सेस हाँ, कुक फूड वाला रहेगा। अगर हम ये जो है, पहले क्या होता था कि रंधीन खाते थे। रंधीन का क्या होता है? मतलब जो खिचड़ी और दलिया होता है। खिचड़ी दलिया नहीं खाने ना, हाँ। पिज़्ज़े, बर्गर, हाँ, ब्रेड, ये खाना। और वो कह रहे हैं कि रॉ फूड में वेजिटेबल अगर आप खाते
खाते हैं तो बेस्ट है। केमिकल पहले भी यही खाते थे, हम सलाद वगैरह ज्यादा खाते थे। ये जो अंग्रेजों का काल है उससे पहले जब व्यवस्था ठीक थी तो हम इसी तरीके से खाते थे। कुक्ड फूड में कुछ चीजें हैं जो हम खाते थे, स्वाद के लिए भी खाते थे, और कुछ चीजें हैं जो जैसे उनके बाद जो उनके न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी शरीर में डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। जैसे सब्जियां हैं, अगर आप सब्जियों को वैसे भी खाओगे तो आपके शरीर में वो न्यूट्रिएंट लगेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम पकाने के बाद खाएंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट है वो डाइजेस्टिव फॉर्म में आएगा, तो इसलिए। लेकिन अगर आप कुक्ड फूड की बजाय रॉ फूड खाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 14 साल राम और सीता वनवास में रहे तो जी जी हाँ। नमक के ऊपर एक कविता याद आ गई कंदमूल पे, ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड है ना उसके ऊपर बनी है कि कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पोरस जैसे शूरवीर को नमक सिकंदर करते थे। 14 साल तक वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में रहने वाला शाकाहारी नाम था। ये आगे है पूरी कविता जी। और कोई सवाल? नमक 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 अगर आपको खाना है तो देखो ये बहुत सारी चीजें जो छूट गई, 2-3 घंटे की में चीनी का विकल्प है खांड और शक्कर देसी, अगर आपको मिले तो बिना केमिकल वाली। नमक का विकल्प है सेंधा या काला नमक, क्योंकि नमक जो रिफाइंड नमक है ना वो बनता है 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे, और उसमें केमिकल्स डलते हैं। जब वो केमिकल्स डलते हैं तो इम्पोर्टेंसी लेकर आते हैं, आपके बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे अगर उनको 30-40 साल खिला दिया तो। IVF सेंटर खुल रहे हैं ना, ये कान खोलने के लिए है, ये 2 लाइन में बता रहा हूँ, अगर दिमाग खोलना है तो 2-3 घंटे लगेंगे। और कोई सवाल? एक और। हाँ। कुछ लोग जैसे कहते हैं, हम तो नहीं मानते, खैर कुछ लोग कहते हैं कि दुग्ध भी जो मांसाहार में आता है, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं वो? देखो चलो तर्क वितर्क और कुतर्क, वो तो ये भी कहते हैं कि जो मक्खी है वो वोमिट करते हैं वो शहद होता है, तो हम वो ये मैंने बताया ना जैसे उनका सवाल था, वो ये वीगन वाले कंसेप्ट में मान लीजिए मुझे अपनी बात रखनी है और मैं गलत हूँ, मुझे पता है, मेरे को एक एजेंडा चलाना, तो मैं क्या करूंगा, तो जो आपकी ठीक चीज है ना मैं उसमें कुछ कमियां ढूंढूंगा। लेकिन सवाल जो चीज है वो ये है कि जो गाय है उसका जो सिस्टम होता है, जो दूध वाला सिस्टम होता है, वो उसकी बॉडी से अलग होता है, मतलब वो सेपरेट सिस्टम होते हैं। एक होता है नर्वस सिस्टम जिसमें खून और वो चलता है, और एक होता है मिल्किंग सिस्टम जिसमें दूध और वो सारी चीजें होती है। तो उसको भगवान की जगह डाल दिया होगा। नहीं, कई लोग भगवान के नाम पे नहीं मानते। वो पूरी कथा भगवान ने बता दिया, उसके वो गोबर में भी वो है। हाँ, नहीं कुछ लोग हैं भगवान के नाम पे नहीं मानते, साइंस के नाम पे मानते हैं, तो उसका क्या है, नर्वस सिस्टम और मिल्किंग सिस्टम अलग अलग है, तो इसीलिए वो नॉन वेजिटेरियन में नहीं है। और कोई सवाल? चलिए, राजकुमार जी का धन्यवाद, और यहाँ तो वो हमारे पिता के समान है, हम वैसे भी आएंगे, आगे भी आएंगे। अगर राजकुमार जी इनकी तरफ से आता है इनिशिएटिव तो हम और काम करेंगे, और यही हमारा काम है। स्वस्थ रख लो, आपके बच्चे धर्म की तरफ अपने आप चले जाएंगे। बच्चों को संस्कार दो ताकि वो करें, और बच्चों के लिए ये कहते हैं ना कि बच्चे खाना नहीं खाते, मैं कहता हूँ उनको आप खाना खिलाना नहीं चाहते, बहन बच्चों पे काम करती है। आजकल के माँ बाप क्या करेंगे कि बच्चे को जिस टाइम खाना है, चलो कुछ तो बिजी शेड्यूल हो गया, लेकिन उसको क्या करेंगे, ले बेटा चिप्स, ले बेटा ये चीज, ले बेटा वो चीज। अब उसको आधे घंटे पहले आपने एक चिप्स का पैकेट खिला दिया, अब उसको चाह रहे हो एक रोटी और वो दाल खा ले, कैसे खाए? आप बच्चों के लिए सिस्टम मैं जरूर आऊंगा, और ये तो प्रधान जी हैं यहाँ पे, और आप सबका धन्यवाद। मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को आप आगे लेकर जाओ, और जो भी मेरी तरफ से हो या आपको किसी भी विकल्प में कोई भी समस्या हो, प्रधान जी हैं, मैं हूँ, संदीप जी हैं और सारी टीम है, बट इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा अगर आप ये चाहते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। धन्यवाद।